इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 से 27 है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हर हेड का जो पहला सेक्शन होता है वो होता है चार्जिंग सेक्शन, जो ये बताता है कि मेरे पास कौन सी इनकम टैक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी स्टार्ट होता है सेक्शन 15 से 17। तो सेक्शन 15 ही बताता है कि मेरे हेड ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ठीक उसी तरह क्योंकि आज हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े तो हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन क्या है 22 टू 27। तो 22 इज कॉल्ड क्या चार्जिंग सेक्शन, जो हमें ये बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी कौन सी इनकम आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है 4, जो हमें ये बताता है कि इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारी चीज कौन बताता है सेक्शन 4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है तो आंसर होगा 4। और कोई ये पूछे कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या है तो 22। अगर कोई बोले कि पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या है तो पीजीबीपी सेक्शन 28 और कैपिटल गेन का 43। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 के बारे में, जो ये बताएगा कि मेरे पास कौन कौन सी इनकम क्या होगी टैक्स होगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्पेशल नोट्स पढ़ते हैं तो हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। वो क्लैरिटी क्या है कि अगर मेरे पास बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है जिसमें कोई बिल्डिंग सबसिस्ट नहीं करती है, सिर्फ क्या है बिग पीस ऑफ ओपन लैंड, और मैंने उसको किराए पर चढ़ा दिया, और जब मैंने उसको किराए पर चढ़ाया तो उससे होने वाली इनकम किसमें जाएगी अदर सोर्सेज में। माना कि वो किराए पर चढ़ाई की इनकम मेरी रेंटल इनकम है, लेकिन फिर भी किसमें जाएगी अदर सोर्स में, क्योंकि किराए की इनकम के साथ साथ बिल्डिंग का होना भी जरूरी है। और यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या है बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है, तो उससे होने वाली इनकम किसमें जाएगी हमारी सिर्फ अदर सोर्स में जाएगी। दूसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है जिसपे बिल्डिंग बना दी मैंने साथ में, लेकिन उस बिल्डिंग को मैंने ओकेजनली बेच दिया, मतलब मेरा धंधा नहीं था लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया बेच दिया, तो ऐसे में होने वाली इनकम किसमें जाएगी हमारी कैपिटल गेन्स में जाएगी। यानी कोई भी ऐसी इनकम जो हम ओकेजनली बेसिस पर कमाते हैं कैपिटल एसेट्स को बेचकर, तो वो हमेशा क्या होती है कैपिटल गेन्स होती है, उसको आप हाउस प्रॉपर्टी कवर नहीं करोगे। 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा पॉइंट ये होता है हमारे पास कि अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और मैंने उसको बेच दिया, बट किस कैपेसिटी में बेचा कि वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, लाइक मैं एक प्रॉपर्टी डीलर वाला हूँ और मेरे पास कोई बिल्डिंग है और मैं उसको खरीदता और बेचता रहता हूँ, तो उससे होने वाली इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी ना जाके किसमें जाएगी पीजीबीपी में जाएगी। क्लियर हुआ? तो 3 पॉइंट क्या क्लियर हुए? सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि अगर बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है उससे होने वाली इनकम किसमें जाएगी अदर सोर्स में जाएगी। मेरे पास बिग पीस ऑफ ओपन लैंड नहीं बल्कि उसमें क्या है बिल्डिंग भी सबसिस्ट करती है, तो उसमें होने वाली इनकम कहाँ जाएगी कैपिटल गेन्स में जाएगी। और अगर मेरे पास उस चीज का धंधा और मैं उसको बेच रहा हूँ तो किस में जाएगी पीजीबीपी हेड में जाएगी। बोलो क्लियर हो ये 3 पॉइंट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए बिल्डिंग का होना जरूरी है, हाउस होना जरूरी है, और उस बिल्डिंग से कौन सी इनकम हो रही हो रेंटल इनकम हो रही हो, तो वो जो है हमारी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आप सेक्शन 22 को पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगी एक बात, तो आपने स्पेशल नोट पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 22 क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अभी हम जो हेड पढ़ रहे हैं दैट इज इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हाउस प्रॉपर्टी आता क्या है। ठीक है, कहां पढ़ेंगे बताओ सेक्शन 22 में। एक ही लाइन को ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। सेक्शन 22 इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेज द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू मतलब होता है 1 साल, 1 साल के अंदर आपने किसी भी प्रॉपर्टी से कुछ भी कमाया हो, कुछ भी का होता है रेंटल। ठीक है, तो लिखा हुआ है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग। अच्छा यार, प्रॉपर्टी का मतलब होता है खाली लैंड, बट उस प्रॉपर्टी में क्या होनी चाहिए बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला है, तो बंगला में क्या होता है कि बंगला काफी पीछे होता है और आगे खुली जगह होती है, चाहे उसे पार्किंग एरिया समझ लो चाहे गार्डन एरिया समझ लो, तो जो रेंट होता है वो पार्किंग और गार्डन का भी होता है, साथ में उस बिल्डिंग का भी होता है, तो उन सबसे होने वाली इनकम किसमें मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में मानेगी। लेट्स सपोज कि मैंने आपको अपना मकान किराए पे दिया, मेरा मकान 1 एकड़ में बना हुआ है, जिसके अंदर 1 एकड़ का तो मकान है जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो मेन बिल्डिंग है वो सिर्फ 200 गज में है, बाकी जो बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है उसमें मेरा गार्डन है, पार्किंग एरिया है, ये खुला एरिया है। लेकिन जब मैंने आपको उसे रेंट पर दिया तो मैंने उस पूरे मकान का किराया आपसे लिया, जिसमें गार्डन का भी किराया इंक्लूड है, पार्किंग का भी इंक्लूड है और उस बिल्डिंग का भी इंक्लूड है, तो ये सारी की सारी इनकम क्या मान लेगी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो यार में बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो सब क्या कहलाएंगी लैंड अपॉर्चुनेट। लैंड अपॉर्चुनेट मतलब जो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई लैंड्स है जिसका किराया आप उससे वसूल कर रहे हो, दैट इज लैंड अपॉर्चुनेट। क्लियर हुआ?
तो बिल्डिंग ही नहीं, बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई क्या होनी चाहिए, जमीन, उसका भी किराया क्या मान जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी मान लेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट, एक साल के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी से या बिल्डिंग से जुड़ी हुई किसी जमीन से आपने कोई भी वैल्यू कमाई है, उस असेसी ने, जिसका वो क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बिल्डिंग है मैं इसका ऑनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को इसे किराए पर उठा दिया। देखो सारी चीजें हो रही है, मेरे पास लैंड है, क्या है, बिल्डिंग है, उसको किस पर उठा दिया, किराए पे, और आप लोगों ने मुझे किराया दिया, तो ये मेरे अदर सोर्स में जाएगी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तब जाती है मैं इस बिल्डिंग का क्या होता, ऑनर। यानी हाउस प्रॉपर्टी में जाने के लिए ऑनरशिप का होना जरूरी है। अगर आप ऑनर नहीं हो तो फिर कैसे हम मान लेंगे कि आपके हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। सोच के देखो, मेरे पास बिल्डिंग नहीं है ना, मैं मेरे नाम है वो, क्या मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी कभी भी नहीं। अगर हो भी गई मान लो, तो वो क्या मानी जाएगी, अदर सोर्स मानी जाएगी। तो अभी आप लोगों को क्लियर है, एक ही लाइन को ध्यान से पढ़ो, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फिर उसमें बिल्डिंग हो या बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई जमीन हो, और एसएससी उसको क्या होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए, तो वो चार्ज हो जाएगी किस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड में, लेकिन आपको डिडक्शन मिल जाएगी 24 के अंदर। अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा 24 ए होता है, 24 बी होता है, दोनों डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो इनकम आती है दैट इज योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यानी अब मैं पूरी चीज को समराइज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो, समराइज कर रहा हूँ। आप पहले तो 3 नोट के बारे में पढ़ो। पहला नोट ये है कि अगर मेरे पास बिग पीस ऑफ ओपन लैंड है, सिर्फ ओपन लैंड है, और मैंने उसको शादी के लिए टेंट हाउस गार्डनिंग के लिए दे दिया और उससे मुझे किराया मिल रहा है, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, वो क्या होगी, अदर सोर्स। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ बिग पीस ऑफ क्या है, ओपन लैंड है, इस वजह से उससे होने वाली इनकम क्या मानी जाएगी, अदर सोर्स। दूसरा, अगर मेरे पास लैंड और बिल्डिंग दोनों चीजें, खाली लैंड नहीं बल्कि उस पे क्या बनी हुई है, बिल्डिंग, और मैंने उसको ओकेजनली बेच दिया, कोविड के टाइम मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, इस वजह से मुझे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, तो उससे होने वाली इनकम क्या मानी जाएगी, कैपिटल गेन्स, क्योंकि वो मेरा कैपिटल एसेट्स है और उसको मैं ओकेजनली बेच रहा हूँ, डेली नहीं बेच रहा हूँ, ओकेजनली बेच रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, कि मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है और मैं उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हूं। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आज आपने खरीदा, 2 दिन बाद उसे बेच दोगे, अच्छी कीमत मिलती है, कोई ग्राहक मुझे मिला, मैं प्रॉपर्टी डीलर वाला हूं, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे नाम है, प्रॉपर्टी डीलर वाले ने देखा कोई अच्छा ग्राहक मिल रहा है, उसको चेक दिया और उससे होगी उसे क्या, इनकम। कौन सी इनकम आएगी, पीजीवी इनकम आएगी। तो आपने सीखा कि ये 3 टाइप की इनकम हो गई। इसके अलावा जो बची वो क्या हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्स करने के लिए पहले कंडीशन क्या है कि असेसी का क्या होना चाहिए, उसमें ऑनरशिप होनी चाहिए। दूसरा, कि वो बिग पीस ऑफ ओपन लैंड नहीं होनी चाहिए, उस पे बिल्डिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर बिल्डिंग नहीं तो लैंड अपर्टिनेंट होना चाहिए, बिल्डिंग से लगी हुई लैंड होनी चाहिए। क्लियर हो रही? तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी, कौन सी इनकम, रेंटल इनकम, सेलिंग वाली नहीं है। अगर मेरे पास मेरा घर है, मैं उसका ऑनर हूं और मैंने उसे बेच दिया, तो क्या है ये, कैपिटल। लेकिन बेचा नहीं है, किराए पर उठाया, एनुअल वैल्यू, ये जो एनुअल वैल्यू मतलब होता है किराए वाली इनकम, तो वो क्या मान जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो आई होप कि आपको ये चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ऑनरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मैं एक एग्जांपल आप लोगों से पूछ रहा हूं और आप मुझे उसका आंसर देना, ठीक है। अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से। मैंने देखा, मैंने सुचिता का घर किराए पर लिया, ठीक है। इन्होंने अपना घर मुझे किराए पर दे दिया, और जब इन्होंने किराए पर दिया तो सुचिता जो मकान मालिक है वो कहीं और शिफ्ट हो गए। कई ऐसे मकान मालिक आपने देखे होंगे जो वहां नहीं रहते जहां पर उनका मकान होता है, वो कहीं और दूसरी रह रहे होते हैं और मकान किराए पे चढ़ा देते हैं। मुझे भी चढ़ा दिया। मैंने उस सेम मकान को इनको किराए पर दे दिया। ये चलते फिरते मुझे दिखाई दे गई, इन्होंने कहा कि किराए पर कमरा खाली है, तो मैंने इनको ये नहीं बताया मैं खुद किराएदार हूँ। मैंने एज अ मकान मालिक बन के इनको क्या दे दिया, वो किराए पर दे दिया। मेरे पास 3 कमरे थे, मैंने उसमें 1 कमरा इनको दे दिया, 2 में मैं रहने लगा और इनसे किराया लेने लगा। तो जो मैंने इनसे किराया लिया वो कौन से हेड में जाएगा, अदर सोर्स में। क्योंकि देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो है बट असेसी उसका ऑनर, मतलब मैं उसका ऑनर नहीं। तो अगर मुझे रेंटल इनकम मिली तो वो किस में चली जाएगी, अदर सोर्स में। इस पॉइंट को बोलते हैं सब लेटिंग। लेटिंग का मतलब क्या होता है, किराए पर देना, और किराए को किराए पर देना मतलब सब लेटिंग। अरे मैं तो खुद ही किराएदार था और मैंने दोबारा और किराए पर दे दी, तो क्या हो गया, सब लेटिंग। अरे लेट सपोज कि आईसी किराए पर है, हमने देखा कि हमें एक रूम की जरूरत नहीं है, हमने उसे किराए पर चढ़ा दिया, हम खुद किराए पर थे, हमने ही किराए पर चढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, सब लेटिंग। तो ऐसे में हमें जो इनकम होगी वो कौन से हेड में जाएगी, अदर। दैट्स कॉल्ड सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक मैं आपको बात बता दूं, अगर कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, सारी टाइप की बिल्डिंग इसमें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है।
ठीक है, सारी की सारी बिल्डिंग्स। अब देखो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मेट ध्यान से देखना। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का तरीका क्या होता है, याद करो उधर जब मैं आपको स्टार्टिंग की क्लास लेता था, यदि मैं आपको सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल सब दे देता था। अब हम क्योंकि इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो अब हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था, मैं आपको सीधा बोल देता था इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी होता था आपको दे देता था। लेकिन अभी कैसे निकालते हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ध्यान से देखो फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है, इसके 3 स्टेप होते हैं, बट अभी मोटा मोटी मैं बिना तरीके अगर आपको समझाऊं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर आपको कितना रेंट मिला है। मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब है 1 साल के अंदर आपको कितना रेंट मिला है, उसको क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, पूरे 5 हेड में से अकेला हाउस प्रॉपर्टी का हेड है जिसमें आपको जितनी एक्चुअल इनकम होती है उतनी नहीं होती है। सर क्या बोल रहे हो, मैंने ध्यान सुना, मैंने क्या बोला, जितनी आपको एक्चुअल इनकम होती है उतनी नहीं लिखते हैं, कुछ और ही वैल्यू लिखते हैं। सर आप गलत नहीं बोल रहे हो, क्योंकि रियलिटी में आपको जितनी इनकम होती है आप उतनी शो करोगे ना, तो आप ऐसा क्यों बोलोगे रियलिटी में इनकम कुछ और होगी और इसमें कुछ और शो होगी। इसको बोलते हैं नोशनल बेसिस। क्या बोलते हैं, नोशनल बेसिस। याद रखना 5 हेड यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल इन अदर सोर्स, इन 5 हेड में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ऐसा हेड है जिसको हम नोशनल बेसिस पर टैक्स करते हैं। सर नोशनल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी एक्चुअल इनकम हुई है रियलिटी में कुछ और ही इनकम कैलकुलेट हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है, देखो एक बात तो मेरी प्रॉपर्टी है रजौरी गार्डन में, मेरी प्रॉपर्टी है तो जरूरी है कि मैं मार्केट प्राइस पर ही किराए पर उठाऊं, मुझे बताओ ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ये मुझसे पढ़ते, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मेरे पास आते हैं कि सर अपना मकान किराए पर दोगे, मैंने कहा हाँ दे दो, मार्केट प्राइस चल रहा है 10,000 रुपये महीना, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ मैं तुम्हें दे दूंगा 1,000 रुपये महीने में। इट माइट बी पॉसिबल है मेरी प्रॉपर्टी में कितने में दूं, मैं फ्री में रखूँ, गवर्नमेंट थोड़ी है कि मुझे बोलेगी। तो गवर्नमेंट कह रही भाई देखो ऐसी बात है कि आप कितना भी किराया बोलो हम आपकी बात नहीं मानते। हमने एक फॉर्मेट दे दिया, उस फॉर्मेट के हिसाब से क्या निकालोगे आप, किराया, और वो फॉर्मेट के हिसाब से जो किराया निकलेगा वही आपकी क्या मान जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप बोलते रह जाओ, मैंने क्या बोला, मैंने इनको प्रॉपर्टी कितने में दी, 1,000 रुपए में, 1,000 इनटू 12 कितना होता है 12,000, तो मेरे अकॉर्डिंग जीएपी कितना आएगा 12,000, बट गवर्नमेंट से तुम चूना लगा सकते हो। तो हम तुम्हें बताएंगे कैसे निकालना है, वो 3 स्टेप होते हैं, उन 3 स्टेप से जो वैल्यू निकलेगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वो जरूरी नहीं कि जो मैंने बताई वही निकले, वो उससे ज्यादा भी निकल सकती है, या जो मैंने बताई उतनी निकल सकती है, उससे कम नहीं निकलेगी, या तो जितनी मैंने बताई उतनी निकलेगी, या जो गवर्नमेंट का तरीका उसके हिसाब से थोड़ी ज्यादा भी निकल सकती है। ज्यादातर आप मान लीजिए 90% केस में होता है कि वो अलग ही वैल्यू निकलती है। तो अकेली ये हेड ऑफ इनकम है कि जिसमें आपकी जो इनकम होती है उसके अलग हमें कुछ लिखना पड़ जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में। वरना अब पता है हमने ऐसा क्यों, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, वरना हर बंदा पता है क्या बोलता कि मार्केट प्राइस इतना है और हम रेंट उससे कम लेते हैं, हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी कितने में दे, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा नहीं होगा, सोच के देखो। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट दिया कि हमारे अकॉर्डिंग जीएपी निकालो। अभी मैं आपको जीएपी निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, अभी तो बस मैं मोटा मोटी आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ, जीएपी का भी बताऊंगा फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बताओ, जीएवी। मन में कंसेप्ट बना लो, जीएवी का मतलब होता है हमें कितना किराया मिला, मैंने इनको कितने में दिया था किराया 1,000 इंटू 12 यानी 12,000, 12,000 की इनकम है। अच्छा एक बात बताओ, जिस प्रॉपर्टी को मैंने किराए पर दिया उस प्रॉपर्टी का मुझे म्युनिसिपल टैक्स नहीं देना पड़ रहा होगा क्या, जब मैंने सीवर और उसका पानी का कनेक्शन हो सीवरेज वगैरह कनेक्शन के टाइम एमसीडी को जो पैसे दिए वो नहीं देना पड़ेगा, अगर वो ना दूं क्या मुझे रेंटल इनकम होगी, सोच के देखो। अगर मैं कनेक्शन ना लूं, ना पानी का लूं, ना सीवर लाइन का लूं, किसी का ना लूं, तो इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी बनी है, बाकी मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट से क्योंकि आपने वो खर्चा किया ना, देखो कोई भी पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले खर्चा, एक्सपेंस। अगर मैं यहाँ पढ़ाने पे आ रहा हूँ ना तो सैलरी बाद में मिलेगी, लेकिन पहले मुझे आने का खर्चा देना पड़ेगा, मेरी बात समझ लो। गवर्नमेंट कहती है आपने जितना खर्चा किया वो खर्चा आपकी इनकम से माइनस कर देंगे, डोंट वरी, हमें समझ आता है कि आपने इस जीएवी को कमाने के लिए कुछ पहले क्या किया होगा, खर्चा। किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, एनडीएमसी एसडीएमसी होता है ना, नॉट डायरेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ दिल्ली, आपने इनको खर्चा किया होगा ना, आप एक काम करो, आपको जितनी किराए की इनकम हुई क्या माइनस कर दो, म्युनिसिपल टैक्स। सर ये कितना माइनस करते हैं, 1 साल का, आपने 1 साल में जितना म्युनिसिपल टैक्स दिया उतना क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या रहेगी फिर आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। मैं रिपीट कर रहा हूं पॉइंट, जीएवी, जीएवी कैसे निकाला,
बताऊंगा 3 स्टेप से, बस अभी के लिए मन में क्या रख लो कि ये वो वैल्यू होती है जितना हमें किराया मिल रहा है, माइनस क्या कर देंगे जो भी टैक्सेस पे किए हैं, तो क्या आ जाएगा एनएवी। लेकिन यार भाई माइनस करने का अधिकार तभी है जब वो एसएससी ने दिया हो। सर एसएससी मतलब जो बिल्डिंग का ऑनर है। केस सुनो ध्यान से, मेरी बिल्डिंग मैंने इनको किराए पर दी 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, उस वक्त जिस साल मैंने लिया उस साल का म्युनिसिपल टैक्स बनता था 2000 रुपए। अब 2000 के दो केस बनेंगे, पहला या तो 2000 मैंने दिए, मैं कौन हूं ऑनर, या फिर 2000 किसने दिए होंगे टेनेंट ने, किराएदार ने, यही होगा ना। अगर ऑनर ने दिया है तो ही अमाउंट माइनस होगा, आई बात समझे, अगर ऑनर ने दिया तो ये अमाउंट माइनस होगा। सर अगर ऑनर की टेनेंट ने दे दिया तो माइनस नहीं कर सकते हो, तो माइनस नहीं कर सकते हो। तभी यहाँ लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्स किसके द्वारा पे किया गया हो, एसएससी द्वारा। एसएससी मतलब जो उसका ऑनर है जिसका हम टैक्स निकालते हैं। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी और मैंने ही म्युनिसिपल टैक्स दिया तो ही माइनस हो सकता है, अदरवाइज माइनस नहीं होगा। तो सर मान के चलो कि आपके इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने म्युनिसिपल टैक्स दे दिया, तो इन्होंने दिया तो वो माइनस नहीं होगा। दे दिया वो बात अलग है, लेकिन मैं माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस करने के लिए मेरी इनकम है तो मेरा ही खर्चा होना चाहिए। अरे जीपी किसकी इनकम है, मेरी शिवम की, तो शिवम का ही खर्चा माइनस होगा कि कोई भी कर दे सबका माइनस कर दे, यहाँ पर भाई मेरे ही खर्चा माइनस होगा। तो याद नहीं, हमेशा पेड बेसिस पर होता है। अगर आपने पे किया है, एसएससी ने पे किया है तो ही माइनस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो जीएपी समझ आ गया, म्युनिसिपल टैक्स समझ आ गया, एनएबी तो अपने आप क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो इनकम कमाई है इस इनकम को कमाने के लिए मैंने खर्चा किया नहीं किया, ये तो चलो म्युनिसिपल वो हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, क्या वही खर्चा होगा बिल्डिंग में? नहीं, किराएदार जब रहेगा तो डेंट पेंट नहीं करवाना पड़ेगा, इसके बाद वो नल वगैरह खराब भी कर देगा, कुछ टाइल भी तोड़ देगा नारियल वगैरह फोड़ते टाइम, मतलब होता है ना प्रैक्टिकली देखे। तो इनकम टैक्स वालों को पता है कि भाई जब किराएदार रखते हैं नो डाउट वो पैसा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मकान में डैमेज भी करता है, खर्चे भी करता है, जो हर 6-8 महीने पे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग करानी पड़ती है, कभी मोटर खराब होती है, कभी कुछ खराब हो जाती है। तो गवर्नमेंट से इस टाइप के जो भी खर्चे हैं वो आपके इनकम से क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। सोच के देखो, गवर्नमेंट ये बोल देती, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट ये बोल देती कि तुम्हारा जो एनईवी है ना, अब इसमें से तुम्हारा डेंट पेंट का खर्चा, तुम्हारे टोटी वगैरह के खर्चे, तुम्हारे सिंक वगैरह लगवाए के, टाइल के, सब के खर्चे माइनस कर दो। तो एक इंसान क्या करता, एनईवी कमाते और खर्चे वो बढ़ा देता, होता नहीं होता। गवर्नमेंट सेज फ्लैट 30% माइनस कर दो, कितना 30%। अरे इतना ही होता है, अगर आपकी जो भी इनकम होती है रेंटल इनकम, उसका 30% ही खर्च होता है। ये कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ। अरे अगर किसी को किराया 1000 रुपये मिल रहा है तो